केस 1 देखते हैं। मान लो Q1 एंड Q2 सेम साइन के हैं, दे आर हैविंग सेम साइन, और इनके बीच में मैंने थर्ड चार्ज ला के रख दिया इक्विलिब्रियम में, थर्ड चार्ज, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन टू चार्जेस, इन बिटवीन टू चार्जेस मुझे रखना है, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस x, एट सेम तो नहीं होगा, लाइक चलो इनके बीच में रखना है, दो चार्जेस के बीच में रखना है, इतना काफ़ी है। तो देखो मैं आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन समझ जाओगे किस टाइप की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहले इस फॉर्मूले को याद करो, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, ठीक है, टाइम्स ऑफ L। अभी मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि थर्ड चार्ज लेकर आओ और कुछ इस तरह से रखो, मिड में रखो, बाहर रखो, कहीं भी रखो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम रखो, कि जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है, जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके भी देखेंगे, लेकिन आपको शॉर्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो x निकलेगा, L क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस जो है उसे बोलते हैं L। अब ये जो x है, x डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्ट या स्मॉल, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा चार्ज स्मॉल है और कौन सा बड़ा है। x हमेशा वही डिस्टेंस रहती है। देखो केस 2 भी आ सकता है आपके पास में, केस 2 दैट इज ठीक है, एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसके केस में हम क्या मान के चल रहे थे, दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो उस कंडीशन में हम जो थर्ड चार्ज है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो कहाँ रखें। पहली बात तो याद रखना, इस केस में जो चार्ज होगा थर्ड चार्ज वो इन दोनों के बीच में ही होगा। अब वो कहीं भी हो सकता है, डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब पहले से जो दो चार्जेस हमको गिवन है और उनका साइन सिमिलर नहीं है, तो उस केस में जो थर्ड चार्ज है वो बीच में नहीं रखेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। मतलब इतना तो पहले से समझ जाना कि वो या तो इस साइड होगा या उस साइड होगा, चार्ज के अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ही होना चाहिए। अब वो किस साइड होगा ये भी आप तुरंत पहचान लोगे, स्मॉल चार्ज होता है ना उसके नज़दीक होगा, तो जो छोटा वाला चार्ज देखे उसके अपोजिट साइड होगा। मान के चल रहा हूँ Q1 यहाँ पे छोटा सा चार्ज है तो ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे यही फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, आंसर सिमिलर आएगा, तो इसके केस में क्या फॉर्मूला होगा वो सुन लो, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2 टाइम्स ऑफ L। L यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है।
अब इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व करके देखेंगे अभी, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को अपने टिप पे रखो, लर्न कर लो। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी देख लेंगे अभी। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन। यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं कि ए की डायरेक्शन, ए कैप बोलते हैं इसको, इट कैन बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लिख सकते हैं। तो अब मैं सिमिलर लेके चल रहा हूँ। मान लो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर होता है, इसको मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। R21, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर R2 कैप माइनस R1 कैप, ठीक है। अब मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, वेक्टर, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि ये है इतना, ठीक है, और ये लिखी है मैंने डायरेक्शन एफ कैप, ठीक है। समझ आया मैंने कैसे लिखा? तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि ए कैप को हम कैसे लिखते हैं, ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड था यहाँ पे, ठीक है, का स्क्वायर इनटू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। देखो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये R2 माइनस R1 का क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर रहेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम कूलाम्स का जो लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ऑप्शंस दे देगा कि बताओ कौन से करेक्ट तरीके हैं इसको लिखने के और कौन से नहीं। तो आप इस वाले फॉर्मूले को चेक कर लेना, अगर ये लाइक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन। तो अब इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड विल बी इक्वल्स टू वेक्टर रिलीफ, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q3 अपॉन R ऑफ 1 माइनस R ऑफ 3 का क्यूब, और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो कुछ भी आपको बस इतना देखना है
कि यहाँ पे अगर 1 3 है तो यहाँ पे 1 3 1 3 इस तरह से रहेगा। ठीक, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो। देखो आर पोजीशन वेक्टर है, अगर ये लिखा हुआ है कि R 2 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये Q1 रखा हुआ है और Q2 रखा हुआ है तो जो पोजीशन वेक्टर है ये सेकंड वाले की तरफ है, इसका जो हेड है वो सेकंड वाले की तरफ है। ठीक है, R का जो पोजीशन वेक्टर का जो हेड है ये सेकंड वाले की तरफ है और जो टेल है वो फर्स्ट वाले की तरफ है। इसका मतलब सिंपली ये होता है, तभी तो हमेशा रखना पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तभी तो फाइनल पोजीशन ये हो गई और इनिशियल ये हो गई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R2 माइनस R1। अब समझ आया? तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर का बता दिया, कंफ्यूज ना हो आप। और फोर्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये मीनिंग होता है F21 लिखा हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया। परमिटिविटी मैं आपको बता चुका हूँ कि मीडियम में, एक बार और बता देता हूँ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये मीडियम में। अब ओ सॉरी, मतलब मैंने पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलत बताया। परमिएबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर कभी हमको निकालना हो तो फोर्स अगर हमको फ्री स्पेस का दिया है तो उसमें डिवाइड कर देंगे फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ मीडियम विल बी इक्वल्स टू एयर में जो फोर्स दिया गया है हमको या वैक्यूम में जो फोर्स दिया है अपॉन रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत। ठीक है, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस में पूछा हो और या फिर मीडियम में पूछा हो, हमको एयर का फोर्स दिया है मीडियम का नहीं दिया, लेकिन मीडियम का हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है, तो फिर ईजिली निकाल लेना डिवीज़न करके। ठीक है, इतना याद रखना कि केमिस्ट्री में एमओडी डायग्राम पढ़ते हो, एमओडी, तो एम पहले आएगा, ओ नीचे आएगा, मतलब ये जो एम है ये ऊपर आएगा, ओ यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए लेकर आया था, तो वो भी एक बार नोट कर लेते हैं, देख लो, कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आप देख सकते हो, दो सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों माइनस माइनस दिख रहे हैं आपको, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देख लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देख लो, दोनों लाइक डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला स्लाइड देख लेते हैं। ये है गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप आपके सिलेबस में है, शॉर्टली बता देता हूँ, स्कोप। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे तो वहाँ सीखोगे। ये एक मेटल की कैप है, गोल्ड की लीफ दी गई है, गोल्ड एक मेटल है। ठीक है, इंसुलेटर भी यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं ये भी अभी बात कर लेंगे। अब इसमें होगा क्या, पहले अगर मैं रेस्ट कंडीशन की बात करूँ तो ये जो गोल्ड की लीफ है ये इस तरह से यहाँ पे, ये अभी आपको डाइवर्ज दिख रही है, डाइवर्ज नहीं थी। ठीक है, ये अभी नॉर्मल पोजीशन पर थी अपने। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से आपको डाइवर्ज दिखेंगे, एक दूसरे से दूसरी कंडीशन में, यहाँ पे देखो दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। ये डाइवर्ज हो गए। अभी डाइवर्ज कैसे हुई तो ये मैं आपको बता दूँ।
हम दो तरीके से करा सकते हैं, कंडक्शन करा दें या फिर इंडक्शन करा दें, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। हमको बस चार्ज का ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंडक्शन। मैंने कोई टच नहीं कराया, विदाउट टच मैं एक मेटल या फिर मान लो ग्लास की रॉड है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, तो मैं इसको पास में नज़दीक लेकर आया, तो जितने भी इस मेटल पर, ये मेटल दिया गया आपको ऑलरेडी पता है न्यूट्रल होगा, तो इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे रह जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो जस्ट इसीलिए आपको यहाँ पे तो सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब जस्ट बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी अभी आपको पढ़ा था सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये डाइवर्ट हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इनको लीफ बोलते हैं। ये बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है, मेटल की शीट होती है, थिन मेटल की शीट। अब आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन देख लो। देखो पॉजिटिव इंडक्शन, जाहिर सी बात है ये माइनस चार्ज है, ठीक है, और ये माइनस चार्ज की जो ग्लास की रॉड है, प्लास्टिक की रॉड मान लेते हैं, ये इसके नज़दीक आई, तो आप भी देख रहे हो नज़दीक आने से हो क्या रहा है, जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो माइनस चार्जेस आप नोट कर रहे हो, थोड़ा ध्यान ध्यान देना, ये जब ये प्लास्टिक की रॉड नज़दीक जा रही है तो माइनस चार्ज भी दूर जा रहे हैं, माइनस चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। और जब ये वापस से जाएगी तो माइनस चार्ज पर यहाँ पे दोबारा से माइनस चार्ज फ्री हो जाएंगे, तो ये वापस से अपनी रेस्ट कंडीशन पर आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। देखो कॉन्टैक्ट लेस फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट लेस। इलेक्ट्रॉन मूव क्लोजर साइड बिकम नेगेटिव, वही बात है सेम, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, कंडक्शन देख लो, इन दोनों में प्रॉपर टच हुआ, देखो टच हुआ, यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं ये, तो इस पर जितना भी नेगेटिव चार्ज था इसने अपना ट्रांसफ़र कर दिया इस पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको देखो, चार्ज का शेयरिंग बताया था कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, बस आइडेंटिकल शेप एंड साइज़ होना चाहिए। देख रहे हो, शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पे -6 इंटू 10⁻⁻6 हुआ करता था, -6 इंटू 10⁻⁻6 हुआ करता था कूलाम चार्ज। लेकिन जैसे इसने इसको टच किया तो दोनों ने आपस में चार्ज को शेयर कर लिया, और अब दोनों पर इक्वल चार्ज है, दैट इज़ -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज, और इस पर भी -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज। लेकिन पहले कितना था, पहले था 0 कूलाम, था कि नहीं। अब जब इसने इतना चार्ज कैरी करके इसको टच किया जो कि पहले 0 कूलाम था, तो अब फर्दर डिवाइड हो जाएगा, आपस में 2 का डिवाइड कर दो, तो अब दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, -1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी लेकर आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो एग्जैक्टली होता है। देखो यहाँ पे बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ए चार्ज है, बी चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज एफ। अगर इफ मतलब 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, 100% मान लेते हैं एफ चार्ज का, तो क्यू, तो 25% मतलब 4, 25/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, ठीक है। तो ये Q/4 हो जाएगा, मतलब Q/4 ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब ऐड कर लो,
कैलकुलेशन, तो ये भी Q/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बचेगा कितना, 3Q/4, और ये भी अगर करेंगे सब्सट्रैक्शन तो ये भी बचेगा -3Q/4। अब तो हमें फोर्स निकालना आता ही है, तो न्यू जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2। तो सिमिलर मतलब चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं 3Q/4, सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, का स्क्वायर अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 4 इंटू 4 16 इंटू K Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। इनिशियली अगर बात करें तो ये इतना ही हुआ करता था, तो इसको हम इनिशियल वाला फोर्स लिख सकते हैं। तो F' विल बी इक्वल्स टू 9/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ठीक है, तो 9/16 ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2010 का है। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस T। इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, पहले तो दो चार पॉजिटिव आयन हैं, ईच कैरिंग चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। चलो बना लेते हैं, आप लोग करके दिखाओगे फिर मैं करूँगा, करना स्टार्ट कर दूँ। इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तभी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, एन की वैल्यू पूछी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तो पॉजिटिव हुए, क्यों हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जाहिर सी बात है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो, K Q का स्क्वायर अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, तो D का स्क्वायर। Q को हम ले सकते हैं N टाइम्स ऑफ E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले ही बता चुका हूँ N यहाँ पे इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, फॉर्मूले में यूज़ कर लो, K N स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। ठीक है, N स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आएगी, फोर्स D का स्क्वायर अपॉन K इंटू Q का स्क्वायर। K की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स D का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। Q को यहाँ पे E माना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q को मैं E लिख देता हूँ, E का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से ये हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, N की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, ये वाला पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लो कौन सा क्वेश्चन, लाइक कौन सा आंसर सही हो जाएगा। F है, D स्क्वायर इसमें है, नीचे E स्क्वायर इसमें ही है, तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सपोज करो द चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, वन ऑफ देम इज -E, द अदर इज E प्लस डेल्टा E। तो देखो यहाँ पे दो प्रोटोन दिए गए हैं, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटोन है इस पर कितना चार्ज है, E प्लस डेल्टा E। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तो है। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E, इनमें से एक है -E और जो दूसरा है, देखो एक
जो माइनस ई होगा वो ओबियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, और दूसरा जो प्रोटॉन है जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए कैरी कर रहा है कि उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं माइनस ई चार्ज है, और प्रोटॉन पे मान लेते हैं ई प्लस डेल्टा ई चार्ज है। ओवरऑल कितना हो गया, वो नेट चार्ज क्यू नेट कितना हो जाएगा, इट विल बी ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा प्लस डेल्टा ई। ठीक है, अब क्या है आगे जो बोला गया वो देख लो। इफ़ नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, अच्छा ये हाइड्रोजन एटम है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज ज़ीरो, दोनों का नेट ज़ीरो है, मतलब F1 ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है एफ ई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जी। डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आने वाला है इसमें। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। क्यों, मैंने अभी भी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होंगे लेकिन माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो मैंने उनकी वैल्यूज़ रख दी, डी डी कट जाएगा, बचेगा क्या, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना होता है, दो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻21 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो अराउंड 10⁻37 आ जाएगा। मैंने पहले सॉल्व किया है इसलिए मुझे आंसर याद है, बाकी आप लोग देख लेना, कमेंट में बता देना कोई दिक्कत आती है तो चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आर दोनों के इक्वल है। ठीक है, कॉमन पॉइंट से हमने यहाँ पे दोनों को सस्पेंड किया है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, दिख रहा है। नाउ दी स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ दी हाइट, मतलब ये जो हाइट टोटल y थी इसको हमने आधा कर दिया, y/2 रह गई। ठीक है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, तो इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट शुड बी ज़ीरो। ध्यान रखो, याद कर लो, इक्विलिब्रियम जब भी बोले एफ नेट को ज़ीरो कर दो, टोटल फोर्स शुड बी ज़ीरो। इस कंडीशन के लिए हमने सीखा था पहले कि जो tan थीटा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ से इतना तो क्लियर है, फर्स्ट वाले किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना ये r/2 हो जाएगी। ठीक है, पूरा अगर टोटल r है तो आधी डिस्टेंस हो जाएगी r/2, तो tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, परपेंडिकुलर हो जाएगा r/2 और बेस हो जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी बन गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी रख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी इक्वल्स टू r/2। पहली इक्वेशन बन गई।
सेकंड वाले केस में अगर सिमिलर हम रिपीट करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड देख लेते हैं। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, r/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाइट है वो भी आधी हो गई, तो y भी बाय 2 हो जाएगा, बाय 2 तो ऊपर चला जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/y। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन ये r डैश मानो, r डैश दोनों अलग अलग हैं, तो ये r इनिशियल था पहले वाले फर्स्ट वाले केस में, r इनिशियल है और यहाँ पे r फाइनल है। हमको फाइनल और इनिशियल के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वही बताना है। ये जो पूरा टर्म है ना, ये दोनों के लिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। हमने एफ नेट 0 माना था, मतलब दोनों को इक्वल रख भी सकते हैं। बस r डैश यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के केस में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, आर उस तरफ जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा अपॉन 2y, ठीक है। अब इस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के इसमें, तो ये हो जाएगा ओके आर क्यूब अपॉन 2y विल बी इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब अपॉन y से y कैंसिल, 2 इस तरफ चला जाएगा, तो आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब इनटू 2, ठीक है। लेकिन हमको तो इनिशियल बताना है ना, तो पहले तो यहाँ से ये दोनों के क्यूब हटेंगे, तो 2 की पावर 1/3 आ जाएगी, तो r डैश हो जाएगा r अपॉन 2 की पावर 1/3। तो यहाँ से इस तरह का जो रिलेशन है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, r डैश r अपॉन 3√2, ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं +9q एंड +q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। इसको करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो रह जाएगा वरना। इसको करो, सुनो। क्वेश्चन है हमारा 4 इक्वल चार्जेस Q placed on 4 corners of a square, ठीक है। इसकी साइड्स हैं A, ऑफ साइड्स A। कैलकुलेट करो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, फोर्स निकालो ऑन एनी वन चार्ज, ठीक है। इसको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि वरना फिर आपको दिक्कत होगी आने वाले टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो Q Q Q एंड Q, सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो A ही है,
हमेशा याद रखना है, जो स्क्वायर में डायगोनल होता है वो √2a होता है। क्वेश्चन में अगर वहीं पे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों होता है ये तो आप लगा लेना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, √2 का 2 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर मान लो इस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो चार्ज है ये इस पे यहाँ पे लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स यहाँ पे लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ, तो 1 के कारण यहाँ पे ये 4 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फोर्स था, चार्जेस सारे इक्वल हैं तो ये मानना भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे एक फोर्स था, ऊपर भी एक फोर्स था, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है इसमें। ठीक है, और 90 डिग्री के केस में मैंने आपको एक बताया था कि जो रिजल्टेंट आएगा वो √2f आएगा। तो इस तरफ एक तो √2f आ गया, और एक फोर्स ऑलरेडी है इसी तरफ, एक फोर्स ऑलरेडी है। अब इन दोनों का एडिशन कर दो तो f प्लस √2f, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, f नेट। अब दोनों से मैं f लूँगा कॉमन, तो 1 प्लस √2 आ गया। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो √2 टाइम्स ऑफ ए होगा उसमें। तो इसको सॉल्व करके देखो, के क्यू का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ओपन हो जाएगा 2, और ए का स्क्वायर रहेगा। तो इतने को तो आप नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो F/2 होगा, मतलब ये जो फोर्स है वो F/2 है। तो जब आप इसको ऐड करोगे F/2 को, तो यहाँ पे 1/2 प्लस √2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर √2 प्लस 1/2 एफ नेट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, इस तरह से नेट फोर्स निकालते हैं। आप चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। उससे पहले मान लो ये +9 क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये +q चार्ज है। अब बताओ, वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो थोड़ी देर बाद कराने में अलग ही मज़ा आया, थोड़ा सा भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, तुरंत बताता तो फिर आप तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कॉन्सेप्ट को कोई देखने ही नहीं पसंद करता। अब क्या आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि सर फॉर्मूले तो भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा सिखा दो। 1 सेकेंड। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें जो थर्ड चार्ज प्लेस करना है, तो वो कहाँ पे प्लेस करें कि पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो हम मिड में प्लेस करते हैं। वो सेंटर या प्लेस कोई भी हो सकती है, मिड में प्लेस करेंगे, इस तरफ या इस तरफ प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब मिड में प्लेस करते हैं तो मान लो हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया, थर्ड चार्ज को, ठीक, क्यू को। तो जो x जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल चार्ज से होती है। हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना है इस कंडीशन के लिए, √q1 अपॉन √q1 प्लस q2। ठीक है, लेकिन वो घुमा देता है आपको क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे बोल देता है कि x जो डिस्टेंस है वो है बड़े वाले चार्ज से। ये क्वेश्चन मेकर ने दे दिया आपको। अब आप फंस जाओगे इस फॉर्मूले को लगाने में, थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। इनटू एल, एल है कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है,
अब इस केस में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, मतलब इस फॉर्मूले में देखो, अगर ये पूरा का पूरा L है, ठीक है, और ये x है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी L माइनस एक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया है वो स्मॉलर चार्ज से दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है, मतलब इससे जो आपका आंसर निकलेगा वो यहाँ पे, अब देख लेते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, x विल बी इक्वल्स टू 9 q अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 q प्लस अंडर रूट ऑफ q d। तो ये जो x आ जाएगा ना, ये 3/4 टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। ठीक है, और ये L माइनस एक्स भी इजीली निकाल लोगे। ठीक है, इससे हाँ d की जगह सॉरी L लो। तो देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, वो डिस्टेंस आपको यहाँ से देता है अगर x, तो फिर यहाँ पे L माइनस एक्स मत रखना, वो गलती मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना। अगर उसने x डिस्टेंस यहाँ से दिया है बड़े वाले चार्ज से, कोई बात नहीं, ये जो डिस्टेंस आएगा वही x की वैल्यू होगी, जो दूसरा वाला है अपोजिट साइड का उसको L माइनस एक्स करके निकाल देना। ठीक है, अब सर इसको फॉर्मूले से नहीं, आप नॉर्मल कंसेप्ट से बताओ। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जाहिर सी बात है एफ नेट शुड बी ज़ीरो, मतलब फोर्स ऑन ड्यू टू दिस चार्ज शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। तो फोर्स F1 शुड बी इक्वल्स टू F2, ये हो जाएगा 9K 9Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है L माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, Q से Q कट गया। ठीक है, बचा गया 9/x। ठीक है, देखो इस तरीके से नहीं काट सकते हम, यहाँ से स्क्वायर मत काटो अभी, एटलीस्ट फॉर गॉड से। इतना हो गया 9/x स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा 9 में, तो ये बच जाएगा 3, तो 3/x शुड बी इक्वल्स टू 1/L माइनस एक्स, तो इट विल बी 3L माइनस 3x would be equals to x। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ, 3L x प्लस 3x तो 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ L/4, वही जो अभी आया था। तो यहाँ से दोनों तरीके से कर सकते हो आप, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, फॉर्मूला भूल गए अगर तो एफ नेट ज़ीरो कर देना, दोनों को इक्वल रख देना, आंसर आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, सो फाइनली हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फील्ड से वर्ड यहाँ पे ये तो क्लियर है, इट इज़ अबाउट अ प्लेस। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज नाम की, लाइक टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो एक सबसे छोटा चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसका चार्ज। ठीक है, जब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है प्लस Q। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जब यहाँ पे था
छोटा सा चार्ज बढ़िया बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ गया, अब इसने महसूस किया कि मुझे कोई खींच रहा है, मुझ पर कोई फोर्स लगा रहा है, वो भी अट्रैक्शन का, और इस तरह से अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ये चलते जा रहा है। और जितना वो आगे की तरफ आ रहा है, उसको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हुए फील हो रहा है। जितना वो पास जा रहा है उतना ज़्यादा फोर्स लगते जा रहा है। बढ़िया वो यहाँ पे रहा करता था, अचानक एक दिन वो सैर करने के लिए निकला और वो फंस गया। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? ये जो प्लस क्यू चार्ज है, जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, ये अपने चारों ओर अपना एक इलाका बना के बैठा है। इलाका मतलब एक सराउंडिंग एरिया चारों ओर, जिसमें इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, उस इलाके में कोई भी अगर प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज जाता है तो एज पर दी कूलॉम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो फील करेगा। ठीक है, ये जो स्मॉल प्लस क्यू है ये टेस्ट चार्ज है, तो इसके थ्रू हम ये चीज़ नोट करते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पर नहीं है। हमेशा याद रखना, दो तरह के चार्ज होते हैं, सोर्स चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमने ये नोट किया है कि जब टेस्ट चार्ज को हम प्लस क्यू के पास ले जाते हैं तो ये जो प्लस क्यू है, मैंने ये गलत यहाँ पे बता दिया था। अगर ये स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स अगर पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन करेगा। तो मान के चलते हैं ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज सोर्स है तो जाहिर सी बात है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा कर रही है कि ये टेस्ट चार्जेस के नज़दीक जा रहा है, मतलब टुवार्ड दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लेते हैं। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये टुवार्ड दी नेगेटिव चार्ज होंगी, क्योंकि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ पे जाता है तो ये अट्रैक्शन फील करता है। अगर वही मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर कोई भी टेस्ट चार्ज मतलब जो कि प्लस क्यू है, स्मॉल प्लस क्यू, वो जब जाएगा तो वो रिपल्सन फील करेगा, रिपल्सन। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज से अवे होती हैं और माइनस क्यू चार्ज से टुवार्ड होती हैं। इस बात को नोट कर लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम एक एक करके फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो पहले तो एक जो जैन वन फार्मूला है दैट इज़ फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज वेक्टर, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब पहला ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो पहला फॉर्मूला आप ये वाला याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब ये है जैसे कि ये क्यू सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। किसी पॉइंट पी चार्ज पर अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, उसका मेज़रमेंट बताओ, तो ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे? मान के चल रहे हैं ये जो है पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो याद करते जाओ, ये होगी के टाइम्स ऑफ क्यू सोर्स चार्ज अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आर क्या है यहाँ से, इस पॉइंट की दूरी।
डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इससे भी निकाल सकते हैं, फोर्स रख दो कूलाम्स लॉ से जो आया था, तो क्यू डिवाइड हो जाए में लाइक डिवीज़न में कट जाएगा और यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमेशा याद रखना, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन का काम भी हो गया। अब हम और भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज due to point charge at its own location is not defined. Due to point charge at its own location, own location is not defined, is not defined। मतलब अगर ओबीसी बात है, आर अगर ज़ीरो कर दोगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैं इतना वॉइस इसलिए तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि बगल से साउंड हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज जेन्युइनली बताऊं, आई हैव 3 सिस्टर्स, बहुत उद्यम करती हैं, स्पेशली जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ या मैं कोई काम करता हूँ वहीं उनका उद्यम होता है। थोड़ा सा ट्रबल मैं जो झेलता हूँ आप लोग भी मेरे साथ झेलो। आई ट्राई माई बेस्ट। देख लिया, बाद में डांटूंगा। चलो तो ओवरऑल हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो पढ़ा था फोर्सेस के लिए, वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी करेंगे। मान लो लाइक बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं Q1, Q2, Q3, और किसी P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो अब क्या करें? अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, सेकंड वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है ना, अवे होगा, और नेगेटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड होगा, तो E3 इस तरफ आएगा। अब इनके बीच में जो भी एंगल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिमिलर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर एडिशन करना सीख लो अगर नहीं आता तो। ठीक है, रिजल्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं, और एडिशन करना सीखेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब n टाइम्स हो सकता है तो n टाइम्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, सिलेबस पूरा कवर्ड है, बस पढ़ो मन लगा के, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बोर्ड्स
के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी। ठीक है, देखो मान लो कोई एक रॉड है, पूरी की पूरी चार्ज है। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी चार्ज है तो जाहिर सी बात है इस पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू पूरे पे होगा। अभी तक हम पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ रहे थे, सिंगल चार्जेस के लिए पढ़ रहे थे। अब इस पी पॉइंट पर आपसे पूछ लिया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो अब आप बोलोगे कि अगर छोटा सा ये पार्ट देखते हैं तो इस यहाँ पे भी कुछ चार्ज है, यहाँ पे भी कुछ चार्ज है, यहाँ पे भी कुछ चार्ज है, और ये सारे के सारे अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप सबका वेक्टर एडिशन कर दो। अब आप बोलोगे सर मैं इतना डिस्टेंसेस कैसे लूँ, तो ऐसे केस में ना हमेशा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा है वो मददगार होता है। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L है, और ये रखा है A डिस्टेंस पे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस A। तो एक तो तरीका मैं आपको डायरेक्टली मेंटोस जो मैंने पढ़ा है फिज़िक्स वाला, अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत फॉलो करता हूँ मैं सर को। कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, कुछ उनकी मदद से, कुछ अपनी मदद से, कुछ NCERT। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। अगर ये L प्लस क्यू है और ये L है और ये यहाँ पे A है, अगर हम डायरेक्टली अगर देखें तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो K Q, ठीक है, अपॉन R² होता है, तो एक बार एक बार ये A दूरी पे है पहला वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड साइड कितनी दूरी पे है, ये L प्लस A, और फर्स्ट वाली जो साइड है वो कितनी दूरी पे है, A। ठीक है, तो इसको याद कर लो, डायरेक्ट लगा देना, भूलोगे नहीं। अब इसको सॉल्व करना देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करें।